Good afternoon, student. Myself Sandeep, and we are to discuss geography chapter 1 last part. It is your part 4. Okay. देखो स्टूडेंट, इसमें लास्ट पार्ट में जो है हम लोग इससे पहले जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट के ऊपर जो है डिस्कशन किए थे। ह्यूमन इन्वायरमेंट से हम लोग जो है अब लास्ट पार्ट में आ गए हैं। दैट इज दो पार्ट हैं इसमें आपका। एक है इकोसिस्टम, ओके, वन इज इकोसिस्टम एंड अनदर वन इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दो आपके पॉइंट्स हैं, दैट इज इकोसिस्टम एंड वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोनों पॉइंट्स को हमको ध्यान से समझना है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट, इकोसिस्टम को पहले समझने से पहले हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि हम अगर अपने आसपास के एरिया में देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, छोटे छोटे आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स दिखाई देते हैं, ट्रीज है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये कुछ प्रकार के जानवर, कुछ प्रकार का वातावरण, हम ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन क्या हमारे दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट उठना चाहिए? क्या कभी ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में एराइज हो रहा है कि आखिर ये वातावरण कैसे बैलेंस होता है? ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में। तो आखिर ये किस तरह बैलेंस होता है, क्या ये क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप साइंस में अगर आप थोड़ा सा फोकस किए होगे तो उसमें एक आता है फूड चेन। फूड चेन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो इसके बाद इकोसिस्टम हम समझेंगे। फूड चेन में क्या होता है? सपोज दैट फ्रॉग इज देयर, आफ्टर दैट स्नेक इज देयर, ठीक है, ये फ्रॉग है, ये स्नेक है, ठीक है, फ्रॉग, स्नेक। फ्रॉग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, छोटे छोटे कीटाणु के ऊपर डिपेंड होता है, उस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। तो इस तरह का एक प्रोसेस बन रहा है। वैसे हम हिरन और शेर की बात करते हैं, हिरन घास खा रहा है, ठीक है, और हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो है हिरन जो है वो शेर को खा जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, इट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इस चीज को हमने ये चीज समझ लिया, तो अब यहाँ पर उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो छोटे मोटे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, जो हमको दिखाई भी नहीं देते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपके इंसेक्ट्स रहते हैं, फिर आपके जो है एनिमल्स रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम थिंग, इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड आफ्टर दैट लीड्स द बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। और उसके बाद जो है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है मिलके कहीं ना कहीं एबायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स पे अपना जो है एक पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर लिंक बनाने की कोशिश, मतलब उससे संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी। और धीरे धीरे जो हमारा लिंक बनता जाता है, ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के बाद जो है जानवर है, जानवर से इंसान है, ठीक है। तो इस तरह का जो लिंक हमारा जो तैयार हो रहा है, एक छोटे से कीटाणु से लेके और एक बड़े जानवर तक, तो जो हमारा लिंक तैयार हो रहा है वो उसको हम बोलते हैं लार्ज कम्युनिटी। लार्ज कम्युनिटी। एंड जस्ट सी हियर इट इज गिवन एज डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मींस वो एक दूसरे पे निर्भर है। इसमें से एक चेन भी अगर कट जाए तो वो दे विल बिकम यूजलेस, वो बेकार हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? इकोसिस्टम समझ में आ गया? इकोसिस्टम मतलब ये हुआ कि एक छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े और एक बड़ा सा जानवर जो है सब लोग मिल के आपस में एक वातावरण के साथ तालमेल बैठाते हैं, और उस तालमेल के हिसाब से जो है हमारा जो वातावरण तैयार होता है, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। अब उस वातावरण में आपके बायोटिक भी आते हैं और एबायोटिक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो है ये एक लार्ज क्वांटिटी तैयार होती है, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, नाउ इकोलॉजिकल बैलेंस। अब यहाँ पर देखो वही टर्म आ गया ना जो मैंने फूड चेन के बारे में बताया था, वही से उठ के आ गया आपका इकोलॉजिकल बैलेंस। इट इज नॉट सिमिलर टू द फूड चेन। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इकोलॉजिकल बैलेंस और फूड चेन एक ही है, नो, इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिफरेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो आपको इन्वायरमेंट की तरफ शो करेगा, और इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, यू ऑलरेडी नो इसमें।
ओके, तो इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया। तो इकोलॉजिकल बैलेंस अब क्या है, जो मैंने एक चेन बनाया, जैसे मैंने बताया ना, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो है बड़े और बड़े जानवर तक जो है वो सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जो हम एक प्रोसेस तैयार कर रहे हैं, उस प्रोसेस में अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, दैट इज, तो वो क्या करेगा, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो उस बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। नाउ यू जस्ट सी इकोलॉजिकल बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मैंने बता दिया कि इकोलॉजिकल बैलेंस तभी वो बैलेंस हो पाएगा जब एक सामान्य रूप से एक इक्वल मैनर में जो है जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस चलना चाहिए। जैसे सनलाइट और एयर के माध्यम से जो है ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वहाँ पे जो है ऑर्गेनिजम्स तैयार हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को खा के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो अपने आप को जिंदा रख रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स पौधे जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं थ्रू द योर न्यूट्रिशन इन द सॉइल। तो वो जो है ये प्रोसेस आपका तब चलता जा रहा है, इसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल इक्वल बैलेंस में चलना चाहिए। दैट शुड बी द परफेक्ट बैलेंस, वो बिल्कुल सही बैलेंस में चलना चाहिए। अगर वो डिस्टर्बेंस हो गया तो इट में भी डिसरप्ट द एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं वातावरण को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। नाउ यू जस्ट सी, अब इसी वातावरण को बैलेंस जो इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा है कौन, ह्यूमन एक्टिविटीज, जो मनुष्य के द्वारा तरह तरह की नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, जो तरह तरह की चीजें वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है हमारे वातावरण के ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या क्या चीजें आ रही हैं, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी कारखाने तैयार करना। जब कारखाने तैयार हो रहे हैं तो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जब पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है प्रदूषण निकल रहा है, धुआं वो क्या है, धुआं जो उठ रहा है वो क्या है, प्रदूषण है। तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में जो है इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लग रहा है। उसके बाद जो है अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कहा जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ जिससे जो है प्रदूषण कम होगा। लेकिन अब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसमें भी और सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। कैन राइट हियर, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है स्टूडेंट। तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज का मतलब हो गया क्या, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन, एक तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ग्रोथ कर रहे हो, टेम्परेचर भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट विल अफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहां से इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके अलावा आप डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की भी कटाई कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या कर रहा है, वातावरण को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड आफ्टर दैट, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज में एक और आपका आता है, दैट इज हेवी डैम्स कंस्ट्रक्शन। जब डैम्स यहाँ पे बड़े बड़े जो बांध होते हैं, नदियों के किनारे बांध बनाया जाता है, उसको हम बांध बोलते हैं, डैम्स को। तो वो जब भारी मात्रा में जब वहाँ पे बनाया जा रहा है तो इससे जो है और आसपास की जमीनों के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। इसके प्रभाव से जो है क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक, फ्लड मींस बाढ़ आ सकती है। तो ये जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही हो रहा है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो है ये काम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा नेचुरल डिजास्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा। तो ये सब क्रिएट कहाँ से हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। मतलब सब मिला के अगर ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर ह्यूमन जो है मनुष्य जो है इन सब चीजों के ऊपर अगर कंट्रोल कर लेता है तो इससे क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है एक अच्छा बैलेंस बनने लगेगा। लेकिन ये डिस्टर्ब हो रहा है किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Our last topic is सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहना चाहें तो हम सिंपल भाषा में यही कहेंगे, द रिसोर्सेज व्हिच शुड बी कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो हम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पेड़ है, पेड़ों से हम कोई चीज़ ले रहे हैं या जमीन की खुदाई करके वहाँ से कोल या आयरन या मिनरल्स जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, तो उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए जिससे जो है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य की जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो हम भाई हमारे बाद जो है और भी लोग आएंगे ना, तो वो जो आने वाले जो पीढ़ी हैं
वो उसका जो है इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सी हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचुरल एनवायरनमेंट। हार्मोनियस मतलब कि एक ऐसा व्यवहार नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो कि बिल्कुल क्या हो, फ्रेंडली हो। हार्मोनियस मींस फ्रेंडली। अब यहाँ पे जो है जब ह्यूमन जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ एक फ्रेंडली मैनर रखेगा तो इससे क्या है, ह्यूमन के अंदर ये समझदारी होनी चाहिए कि भाई ठीक है हम रिसोर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक लिमिटेशन होना चाहिए, उसको एक लिमिट में हमको जो है इस्तेमाल करना चाहिए। सो व्हेन ही विल थिंक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज, श्योरली ही विल कंजर्व। जाहिर सी बात है कि उसको वो क्या करेगा, कंजर्व करेगा। तो उस चीज को जब वो कंजर्व करेगा, जो चीज बचा रहा है, तो वो किसके लिए काम आएगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे पास जो पीढ़ियां आएंगी उसका सही तरीके से वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो क्या होगा, क्या वो लिमिटेशन अगर तोड़ दी जाए तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो रिसोर्स बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो वो रिसोर्स जब नहीं बच पाएगा तो आने वाली पीढ़ी जो है उसको जब उस रिसोर्स की जब कमी महसूस होगी तो फिर वो क्या करेगा। सो वी हैव टू नॉट थिंक अबाउट द प्रेजेंट ओनली, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर आल्सो। हमको सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचना बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचना है। दैट फोकस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता है कि हम कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ जो है हमको फ्रेंडली मैनर में रहना है। इसके अलावा जो है हमको रिसोर्स को क्या करना है, बचा के रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, read it properly, read the topics also, listen the videos also, you will understand it. Okay, thanks everybody.